तो अब हम टॉपिक देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका पर्पस है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी इसको मेंटेन करना। ये यूएनएससी का मैंडेट है। पूरे लेक्चर का आउटलाइन है, यूएनएससी होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, वो काम क्या करता है। इंडिया अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है फॉर ईयर 2021-22 के लिए। उससे इंडिया को बेनिफिट क्या होगा, क्यों हमें यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, और रिफॉर्म अगर करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। बहुत सारी कंट्री एस्पायर कर रही है कि उसको यूएनएससी का मेंबर बनना है, तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी कंट्री इनटू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी में रिफॉर्म करना है, चैलेंज क्या आता है। अगर हम रिफॉर्म नहीं करेंगे यूएनएससी में, व्हाट प्रॉब्लम वी विल फेस, फेस। इंडिया को क्या करना चाहिए कि यूएनएससी के अंदर उसको परमानेंट सीट मिले। अभी जैसे नॉन परमानेंट सीट के लिए इंडिया कैंपेन कर रहा था, तो हमने एक बुकलेट, एक ब्रोशर रिलीज किया था, और जहां पे हम दूसरे कंट्रीज को बता रहे थे कि इंडिया अगर नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो क्या वर्क करने वाला है। तो ऐसे करके हम कैंपेन कर सकते हैं। जैसे इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा तो वर्ल्ड के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वर्ल्ड को लेके हमारा आउटलुक डिफरेंट होगा, वर्ल्ड में हम सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, इसको प्रमोट करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमें ये बताना चाहिए कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया अगर परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो क्या वर्क करेगा जो इनसे डिफरेंट है और जो वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर हम अपने आप को ऐसे डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं तो देन व्हाट डिफरेंस इंक्लूजन ऑफ इंडिया इनटू यूएनएससी विल मेक, और इंडिया अभी प्रेजेंटली चैलेंज क्या फेस कर रहा है। तो ये पूरा आउटलाइन है। इस टॉपिक को आप जनरल स्टडी 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूएनएससी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यूएनएससी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी का बेसिक मैंडेट है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगर किसी जगह पे वार जैसा कंडीशन इरप्ट हो रहा है, किसी जगह पे सिविल वार जैसा कंडीशन इरप्ट हो रहा है, जिनोसाइड कंडीशन इरप्ट हो रहा है, टेररिज्म का कंडीशन इरप्ट हो रहा है, तो उसको टैकल करना। सो एनीथिंग विच इज अ थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी विल कम अंडर द मैंडेट ऑफ यूएनएससी। इसका मैंडेट है टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर को हम P5 भी कहते हैं। 5 मीन्स 5 लोग और P मीन्स परमानेंट का शॉर्ट फॉर्म। परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास एक स्पेशल पावर होता है, डेट इज नोन एज वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कोई भी प्रपोजल यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये अगर अपना वीटो यूज करते हैं तो वो प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीटो हमेशा एक नेगेटिव पावर की तरह देखा जाता है। जैसे आप इंडिया में देखना, इंडियन प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। जब वो एब्सोल्यूट वीटो यूज करते हैं, विच मीन्स बिल को ना बोल देते हैं। जब वो सस्पेंसिव वीटो यूज करते हैं तब वो बिल को रिटर्न करते हैं, और जब वो पॉकेट वीटो यूज करते हैं तो प्रेसिडेंट बिल को अपने पॉकेट के अंदर पेंडिंग रखते हैं फॉर इनडेफिनिट टाइम। लेकिन अगर जब प्रेसिडेंट वीटो यूज नहीं करते हैं, इन दैट केस वो बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है। तो वीटो का मतलब नेगेटिव पावर होता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। ये पावर एक नेगेटिव पावर है, वो किसी प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। से जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रपोजल आता है, P5 मेंबर के पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, उस प्रपोजल को वो यस बोल दें। अगर यस बोलेंगे तो वो प्रपोजल पास हो जाएगा। नंबर 2, वहां पे अपना वीटो यूज करें। तो वीटो मीन्स उन्होंने नो बोल दिया प्रपोजल को और ये प्रपोजल पास नहीं होगा।
और नंबर थर्ड वो एब्सटेन करें, मीन्स वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें। तो अगर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो विच मीन्स उनका नाइदर येस है नाइदर उनका नो है। तो बाकी मेंबर्स क्या सोचते हैं उस हिसाब से प्रपोजल पास होगा। तो वीटो पावर दैट इज ए नेगेटिव पावर है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वो इसको यूज कर सकता है, किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। नॉन परमानेंट मेंबर 10 मेंबर हैं, 2 ईयर के टर्म के लिए ये इलेक्ट होते हैं और एवरी ईयर 5 नए मेंबर इलेक्ट होते हैं। तो 2020 में इंडिया इलेक्ट हुआ है और इंडिया का टर्म है 2021-2022 विच मीन्स 1 जनवरी 2021 टू 31 ऑफ दिसंबर 2022। तो इसमें कैलेंडर ईयर को आप कंसिडर करना, पूरा 2021 पूरा 2022 कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर को खत्म होता है। सो नॉन परमानेंट मेंबर वी हैव 10, परमानेंट मेंबर वी हैव 5। नॉन परमानेंट मेंबर के पास सिर्फ वोटिंग राइट होता है। फर्स्ट, जब भी कोई प्रपोजल नॉन परमानेंट मेंबर के पास आता है दे कैन से यस और दे कैन से नो। अगर ये लोग नो बोलते भी हैं तो दिस डजंट मीन कि वो प्रपोजल फेल ही हो जाएगा, विच मीन्स इनका सपोर्ट नहीं है या फिर ये एब्सटेन कर सकते हैं। तो इनके पास कोई वीटो पावर जैसा कुछ पावर नहीं है। सो परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर। अब नॉन परमानेंट मेंबर उनका कंपोजिशन क्या होता है? तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिसमें से 3 अफ्रीका से आते हैं, 2 एशिया से आते हैं, 1 ईस्टर्न यूरोप, देन 2 लैटिन अमेरिका कैरिबियन कंट्री एंड 2 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। तो 10 का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। अफ्रीका और एशिया में, अफ्रीका में 3 मेंबर, एशिया में 2 मेंबर, इसमें से एक एक मेंबर ये अरब कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। अब अरब कंट्रीज कौन है? जहां पे अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है। अगर अफ्रीका में मैं अरब कंट्री का एग्जांपल दूं तो वो अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। ये संदीप क्या डाउट है आपका? सर जैसे नॉन परमानेंट में आपने बोला कि 10 कंट्रीज हैं। अगर 10 कंट्रीज ने किसी चीज को यस कहा और अगर जो परमानेंट है उनमें से अगर अगर जैसे एक भी चाइना को अपोज है, वो वीटो पावर यूज कर देता है, तो वो चीज मान्यता होगी? प्रपोजल नहीं पास होगा। नहीं पास होगा। हाँ, कोई भी दैट सर, ये तो जस्ट एक हाँ, एक मैं बताता हूँ आपको, कोई आगे मैं बताने वाला था। कोई भी प्रपोजल यूएनएससी में पास कब होगा उसके लिए 2 कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, आउट ऑफ 15 मेंबर्स 9 मेंबर इसको अग्री करें, तो दैट इज परमानेंट एज वेल एज नॉन परमानेंट। एंड नंबर 2, P5 अपना वीटो यूज ना करें, तभी ये प्रपोजल पास होगा। सपोज इमेजिन करो कोई प्रपोजल है जिसमें 14 मेंबर अग्री कर रहे हैं, बट कोई एक परमानेंट मेंबर से रशिया वो कह रहा है कि मुझे वीटो यूज करना है, तो देन वो प्रपोजल पास नहीं होगा। समझे आप? जी सर, थैंक यू सर। जैसे अभी लास्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था कुछ समय पहले इंडिया के लिए। हाँ, यस, आप कह सकते हो। वो मौलाना मसूद चाइना, अजहर, हाँ मौलाना जी मसूद अजहर हैं, उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करना था। तो अभी ग्लोबल लेवल पे ऐसा पॉलिसी है कि यू कैन डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट, लाइक लश्कर ए तैयबा है, अल कायदा है, इस्लामिक स्टेट है, ये टेररिस्ट है, बट आप किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो जब ये प्रपोजल आया तो चाइना ने इसको अपोज किया, उसने कहा कि नहीं, मौलाना मसूद अजहर को वैसे ग्लोबल टेररिस्ट हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये आप कह सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। तो अफ्रीका में 3 सीट है नॉन परमानेंट का, एशिया में 2 सीट है। इन दोनों में से एक एक सीट रिजर्व होता है अरब कंट्री के लिए। अगर अफ्रीका के अंदर मैं कुछ अरब कंट्री का एग्जांपल दूं तो इजिप्ट एग्जांपल है, अल्जीरिया एग्जांपल है, देन लीबिया एग्जांपल है। एशिया के अंदर अरब कंट्री का एग्जांपल दें तो कतार है, सऊदी अरेबिया है। तो जहां पे अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है तो वो अरब कंट्रीज है। तो 1 सीट रिजर्व फॉर अरब कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। जब इवन ईयर होता है 2000, ये इवन ईयर है, से 2001 ये ओड ईयर है। तो जब इवन ईयर होता है तो उसमें 2 मेंबर अफ्रीका में से आते हैं, एक ईस्टर्न यूरोप में से, एक एशिया पैसिफिक से, एक लैटिन अमेरिका से। जब ओड ईयर होता है तो 2 लोग वेस्टर्न यूरोप से आते हैं,
एक अफ्रीका से आता है, एक एशिया पैसिफिक से आता है और एक लैटिन अमेरिका से आता है। तो इस तरीके से है कि एवरी ईयर नॉन परमानेंट में 10 मेंबर है तो 5 मेंबर एवरी ईयर नॉन परमानेंट में चेंज होते रहते हैं। तो ये यूएनएससी का स्ट्रक्चर है। अब यूएनएससी का यूटिलिटी क्या है, क्यों ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। तो जैसा मैंने आगे बताया था, यूएनएससी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। बट ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को सिर्फ पीस एंड सिक्योरिटी पे रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, दूसरे स्पीयर हैं उस पे भी ये अपना ओपिनियन देता है। इसका ओपिनियन कोई ऐसे ऑथोरेटिव ओपिनियन नहीं है, जैसे इसने ऐसा कहा कि क्लाइमेट चेंज पे ये करना चाहिए यूएनएससी में तो वो हम करेंगे ही, लायबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये इनका जो स्टैंड होता है, ऐसा कहा जाता है कि क्रेडिबल रिस्पॉन्स है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमें मानना चाहिए, एक मोरल ऑथोरिटी है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका कोर ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। बट ये अपने आप को सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखता है, ये दूसरे इश्यूज के ऊपर भी अपना ओपिनियन देता है, और जिसको वर्ल्ड कंसिडर करते हैं ऐसे एडवाइस की तरह, और वो मोरली ओब्लाइज होते हैं इसको मानने के लिए। तो इट प्रमोट ग्लोबल कन्वर्जेंस। ग्लोबल कन्वर्जेंस मींस दैट इज कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये बताते हैं। तो दैट इज क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर, स्पेशली रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म। देन साइबर स्पेस, इंटरनेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। साइबर स्पेस के अंदर भी साइबर क्राइम अकर होता है, साइबर बुलिंग अकर होता है, साइबर एस्पियोनेज अकर होता है, साइबर टेररिज्म अकर होता है। इंटरनेट गवर्नेंस, इंटरनेट पे किसका राइट होना चाहिए, क्या कंट्री वाइज राइट होना चाहिए या जहां पे मल्टीनेशनल कंपनी का सर्वर लोकेटेड है वहां पे राइट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल फेसबुक इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, तो फेसबुक तो एक अमेरिकन कंपनी है, इंडिया से जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, क्या उसको डेटा को फेसबुक इंडिया में स्टोर करके रखे या वो डेटा को अपने कंट्री यूएस में लेके जाए वहां पे स्टोर करके रखे। बिकॉज अभी के टाइम पे डेटा का आप बहुत कमर्शियल यूज कर सकते हो। तो ये इंटरनेट गवर्नेंस है। ओशन का रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, इसके लिए एक लॉ है, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी, तो जो बताता है कि जो लिटोरल कंट्रीज है, जो ओशन के शोर पे लाई कर रहा है, उसका कितना राइट है। मेरी टाइम सिक्योरिटी, ओशन के अंदर आप मूव कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पे किसके पास कितना राइट है। अगर वहां पे कोई टेररिस्ट आ जाता है, कोई पायरेट ग्रुप आ जाता है, उसके साथ कैसे डील करेंगे। देन ट्रेड है, अभी वर्ल्ड में अनइक्वल ट्रेड हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेयर रिच एंड पावरफुल कंट्री अपने टर्म्स पे वो ट्रेड करती है। देन वी हैव न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रही है। वी हैव ईरान जो अभी लेटेस्ट और डेस्परेटली एंटर होना चाहता है न्यूक्लियर वेपन क्लब में, और बाकी सारे कंट्रीज जो है बाय फोर्सफुली और उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप मत करो, क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा तो दूसरी कंट्रीज मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगी। तो ये है कि एक ग्लोबल कन्वर्जेंस, और जहां पे ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट है। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि वर्ल्ड में अगर किसी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं तो यूएनएससी उसको डिस्कस करता है और ट्राई करता है उस प्रॉब्लम को टैकल करने का, उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का। सेकेंड, वर्ल्ड में कोई अभी बर्निंग टॉपिक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, सीरिया में सिविल वार हो गया, अफगानिस्तान में सिविल वार हो गया, तो ये वर्ल्ड के ओपिनियन को कन्वर्ज करना चाहता है कि सीरिया में हमें क्या करना चाहिए। सीरिया में बशर अल असाद वहां पे एट्रोसिटी कर रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, हमें बशर अल असाद को अपोज करना चाहिए। तो वर्ल्ड के ओपिनियन को कन्वर्ज करता है ऑन बर्निंग टॉपिक। अभी चाइना के बीच में, यूएस के बीच में, यूएस एंड रशिया के बीच में एक कोल्ड वार जैसा सिचुएशन है। कोल्ड वार क्या होता है कि वेयर कंट्री दे compete विथ ईच अदर इन इकोनॉमिक स्फीयर, इन पॉलिटिकल स्फीयर, इन स्ट्रेटेजिक स्फीयर, लेकिन वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ वार में इन्वॉल्व नहीं होते। रीजन, क्योंकि दोनों कंट्री पावरफुल होता है, अगर वार होगा तो उससे दोनों को नुकसान होगा। तो इसका
ये है कि अभी वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन चाइना यूएस, बिटवीन यूएस रशिया। ये कोल्ड वॉर उस इंटेंसिटी का नहीं है जो 1946 से लेकर 1990 के बीच में यूएस और रशिया के बीच में, यूएस और यूएसएसआर के बीच में था। तो यूएनएससी का बेसिक पर्पस होता है कि ये कोल्ड वॉर को हॉट में कन्वर्ट ना करने दें। कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करें इन एमिकेबल मैनर। अगर किसी कंट्री में सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर क्या होता है, ये एक कंट्री है, उसके अंदर दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, both the group are fighting for dominance, both the group are fighting for political rights, or both the group are fighting for political power. एग्जाम्पल, इजिप्ट के अंदर मिलिट्री है, इजिप्ट के अंदर रिलीजियस लीडर हैं और इजिप्ट के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर पॉलिटिकल पावर। से इंडिया में हिंदू मुस्लिम और लैंग्वेज 1 के लोग, लैंग्वेज 2 के लोग, इफ दे फाइट विथ ईच अदर देन वी कैन से सिविल वॉर जैसा कंडीशन है। तो सिविल वॉर वेयर सिविलियंस ऑफ द कंट्रीज दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर डोमिनेंस, फॉर पॉलिटिकल राइट और फॉर पॉलिटिकल पावर। तो दिस इज यूटिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव कहता है, इट इज फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज ओनली ए स्मॉल पार्ट जो इसको इंडिकेट करता है, बट यू कैन से ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड के प्रॉब्लम को लेके एक क्रेडिबल वॉइस की तरह इमर्ज करता है यूएनएससी और एक ट्रबल शूटर की तरह काम करता है। इंडिया अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? तो पहला बेनिफिट ये है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कंप्लीट पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन वर्ड आया पोल से, जैसे मैग्नेट को मैं लूं तो वी हैव नॉर्थ पोल, वी हैव साउथ पोल, सो देयर इज अ कंप्लीट पोलराइजेशन एंड दे आर 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो वैसे ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लीट पोलराइजेशन है। एट वन प्लेस वी हैव रशिया प्लस चाइना एक साइड है, और दूसरे पोल को रिप्रेजेंट करता है यूके, यूएस एंड फ्रांस। इनको एटलांटिक कंट्री कहा जाता है। इंडिया, इन दोनों ग्रुप के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है। अगर चाइना के साथ जो इंडिया का डिस्प्यूट है, अगर हम टेम्पररी उसको कंसिडर नहीं करते हैं या टेम्पररी हम देखते हैं कि इग्नोर करते हैं, तो इंडिया हैज गुड रिलेशन विथ दिस ग्रुप ऑल्सो, इंडिया हैज वेरी गुड रिलेशन विथ दिस ग्रुप। चाइना के साथ भी हमारा डिस्प्यूट है, वो ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। से पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का डिस्प्यूट है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है अगर हम टैक्टिकली लें तो वी कैन सॉल्व इट। सो राइट नाउ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लीट पोलराइजेशन है बिटवीन दिस टू ग्रुप, रशिया प्लस चाइना वर्सेस यूके, यूएस एंड फ्रांस। इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशन विथ बोथ द ग्रुप। इंडिया यहाँ पे आके और ये पोलराइजेशन को ब्रिज कर सकता है, so that there is a less divergence on global issue between these two group। और ये डाइवर्जेंस क्यों होता है? जैसे अब सपोज यूएस सीरिया में बशर अल असाद के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, बशर अल असाद सीरिया के प्रेसिडेंट है, तो रशिया और चाइना उसके ऑपोजिट में जो फोर्स होगा उसको सपोर्ट करेंगे। उनका कुछ इंटरेस्ट वहां पे है या नहीं है डजंट मैटर, बट क्योंकि यूएस है तो यूएस को अपोज हमें करना है। तो ऐसा ग्लोबल लेवल पे नहीं होना चाहिए वेयर यू आर अपोजिंग ए कंट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। योर अपोजिशन शुड बी ऑन वैलिड ग्राउंड, ऑन क्रेडिबल ग्राउंड। इंडिया 2021-22 के लिए मेंबर बना यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर, एंड 2022 के अंदर इंडिया का हम 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो 2022 इंडिया के लिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। आप इंडिया में भी बहुत सारे स्कीम को देखना, फार्मर्स का इनकम डबल हमें करना है, तो वो कब करना है? 2022 तक। इंडिया में सबको घर मिल जाना चाहिए अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन से ईयर? 2022 तक। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा टारगेट अपने लिए रखा है, 2022 का रखा है। रीजन 2022 वो 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, और ये हमारे लिए सेंटिमेंटल वैल्यू है। अभी अफगानिस्तान का टर्न था नॉन परमानेंट मेंबर बना यूएनएससी का फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, बट इंडिया ने अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट किया कि सर आप अभी इंडिया को मेंबर बनने दो, बाद में जब इंडिया का टर्न आएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज 2022
75th ईयर हम अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड दिस इज ह्यूज सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर अस। तो ये सेकंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है कि इंडिया को हमेशा ऐसे ब्रांड किया जाता है, इंडिया एक फेंस सिटर है। वर्ल्ड लेवल पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन का डिस्प्यूट हुआ, तो इंडिया वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो एब्सटेन कर जाता है। वर्ल्ड लेवल पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इंडिया उसके बारे में ना तो स्टेटमेंट देता है और ना तो क्लियर कट स्टैंड लेता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस केस में कहा जाता है कि इंडिया ऐसे फेंस सिटर की तरह वर्क करता है। आपको एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज होना है तो आप ऐसे फेंस सिटर की तरह नहीं बैठ सकते हैं कि बाहर से मैं बैठ के देखूं और अगर कोई डिफिकल्ट वोटिंग आता है तो मैं वोटिंग करने ही नहीं जाऊं, मैं अपने आप को एब्सटेन कर जाऊं। सो इफ यू वांट टू इमर्ज एज ए ग्लोबल पावर, वर्ल्ड के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सीरिया के प्रॉब्लम को, अफगानिस्तान के प्रॉब्लम को, वियतनाम के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना, कोरिया के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एक ट्रबल शूटर की तरह दिखाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला दिखाए, वो अपने आप को फेंस सिटर की तरह ना दिखाए। तो अर्लियर इंडिया वाज ब्रांडेड, ये एन भी आएगा यहाँ पे, इंडिया वाज ब्रांडेड एज फेंस सिटर, इंडिया कैन एग्जिबिट इट्स स्किल एज ए ट्रबल शूटर जब वो मेंबर बनता है। अभी वर्ल्ड के अंदर मल्टीलेटरल वर्ल्ड को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। लास्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर में हमने एक टॉपिक देखा था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना अभी इमर्ज हो रहा है और पूरा का पूरा वर्ल्ड का पॉलिटिक्स शिफ्ट होके फ्रॉम एटलांटिक नेशन टू पैसिफिक नेशन पे आ गया है। तो बहुत सारी कंट्री लाइक चाइना है, यूएस है, रशिया है, टर्की है, वो खुद अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को एक मल्टीलेटरल बनाना चाहिए जहां पे वर्ल्ड रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आएगा तो सारे कंट्रीज एक साथ बैठेंगे एंड देन एमिकेबली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। अभी कैसा है कि टर्की और यूएस के बीच में मिसट्रस्ट है, टर्की और चाइना के बीच में मिसट्रस्ट है, लेकिन इंडिया एक ऐसे एडवांटेज पे है जहां पे हर एक कंट्री के साथ हमारा गुड रिलेशन है, एक्सेप्ट 2-3 कंट्री को छोड़ दें। और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को ऐसे रिस्पेक्टेबल कंट्री की तरह देखा जाता है, ऐसा नहीं देखा जाता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जो ग्रेट पावर के बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए और वर्ल्ड को एक मल्टीलेटरल बनाने के लिए। P5 मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, तो इंडिया कैन वर्क ऑन कंसेंसस और इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी डिसएग्रीमेंट है, उसको वो सॉल्व करे। इंडिया कैन एक्सर्ट इटसेल्फ इन वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे अभी वर्ल्ड ऑर्डर में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रशिया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चाइना एंड यूएस। सो इंडिया भी अपने लिए एक स्पेस बना सकता है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम अपने लिए स्पेस बना सकते हैं। सो ये बेनिफिट है, इंडिया अभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अगर परमानेंट हम मेंबर बन जाते हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, बट नॉन परमानेंट मेंबरशिप ये हमारे लिए एक ड्रेस रिहर्सल की तरह होना चाहिए, ताकि अभी हम ग्लोबली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क करें, ताकि फ्यूचर में वर्ल्ड को ऐसा लगे कि यस, हमें इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। ये संदीप, क्या डाउट है आपका? सर, अगर इंडिया परमानेंट मेंबर होता तो वहां पर फिर जो 5 है उनमें से एक एग्जिस्ट करेगा या फिर वहां पर टोटल 6 कर देंगे सीट्स? हाँ, उसमें ऐसा होना चाहिए कि अब लोग कहते हैं कि उसको एक्सपांड करना चाहिए, उसमें 7 मेंबर या 10 मेंबर होने चाहिए परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको हमें क्यों रिफॉर्म करना चाहिए? अगर उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या नहीं चलेगा? इसलिए रिफॉर्म करना चाहिए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप के बीच में फाइट होता है, एक ग्रुप है एलाइड पावर और दूसरा ग्रुप है एक्सिस पावर। सो एलाइड पावर में फ्रांस है, देन रशिया है, देन यूएस है एंड ब्रिटेन है। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान एंड इटली। सो एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर्मेशन होता है ताकि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर इमर्ज ना हो।
तो यूएनएससी का प्रेजेंट कंपोजिशन वो दिखाता है 1945 का जियोपॉलिटिकल रियलिटी, बट वो प्रेजेंट टाइम का जियोपॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो यूएनएससी को हमें इस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए कि उसका कंपोजिशन प्रेजेंट रियलिटी को रिप्रेजेंट करें, नॉट द रियलिटी ऑफ 1945। अब मैथमेटिकली आप देखो 1945 में टोटल यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे 51 और यूएनएससी के मेंबर थे 11। तो 11 डिवाइडेड बाय 51 करो तो इट इज 22%। फिर यूनाइटेड नेशन एक्सपांड होता है। 2020 में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, बट यूएनएससी में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई 193 में करता हूं तो डेट इज 8%। तो आप अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखो, आप अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखो, दोनों में यूएनएससी का मेंबरशिप एक्सपांड होना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था कि मैथमेटिकली भी हमें रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन के मेंबरशिप इंक्रीज हुई वैसे वैसे हमें यूएनएससी के मेंबर को भी एक्सपांड करना चाहिए। बिकॉज अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो तो दिस शुड बी 22%, बट राइट नाउ इट इज 8%। एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखो तो अभी 15 मेंबर ही है यूएनएससी में, हमें इसको एक्सपांड करना चाहिए। सो प्रेजेंट यूएनएससी का जो कंपोजिशन है वो रिफ्लेक्ट करता है जियो पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ 1945। इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल रियलिटी। प्रेजेंट मीन्स 2020 का। नाउ जोग्राफिकली आप देखो, यूरोप वर्ल्ड के 5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट यूरोप के पास 33% सीट है। 2 परमानेंट सीट है इन टर्म्स ऑफ फ्रांस, इन टर्म्स ऑफ यूके, और 3 नॉन परमानेंट सीट है, 2 वेस्टर्न यूरोप, 1 ईस्टर्न यूरोप। तो जस्ट 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग 1/3 ऑफ यूएनएससी सीट। इंडिया 1/6 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 17%, और उसके पास यूएनएससी में जगह नहीं है परमानेंटली। तो जोग्राफिकली भी यूरोप को एडवांटेज है। तो हमें यूएनएससी को ऐसे रिफॉर्म करना चाहिए, अफ्रीका, एशिया, वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। पॉलिटिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर हुआ था तो जो विनिंग साइड थे, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन गए, क्योंकि इन्होंने ब्रांड किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अकर हुआ था, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सिस पावर की थी, दैट इज जर्मनी, इटली एंड जापान। तो अब हम उनको यूएनएससी से बाहर रखेंगे और हम वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे। बाद में इन्होंने चाइना को यहाँ पे इंक्लूड किया एज एशिया रिप्रेजेंटेटिव, कि एशिया एक लार्ज कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आप चाइना को भी रिप्रेजेंट करो। और चाइना को यूएनएससी में ऐड करने के पीछे एक और रीजन है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपको आइडिया आएगा कि चाइना ने यूएस को यूएस और ब्रिटेन दोनों को हेल्प किया था इन वार अगेंस्ट जापान। जापान फ्रेंड था जर्मनी का, इटली का, और जापान के अंदर जो आइडियोलॉजी था वो आइडियोलॉजी ऑपोजिट था यूएस एंड ब्रिटेन से। तो चाइना ने इन दोनों को सपोर्ट किया था, यूएस एंड ब्रिटेन को, जापान के साथ वार करने में। तो उसका रिवार्ड भी देखा जाता है यूएनएससी के अंदर चाइना का रिप्रेजेंटेशन। तो चाइना के रिप्रेजेंटेशन को 2 तरीके से देख सकते हो, एक एशिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो, क्योंकि लार्ज एशिया पॉपुलस कंट्री है, और नंबर 2 दे सकते हो कि रिवार्ड फॉर चाइना, बिकॉज चाइना ने ब्रिटेन को, यूएस को सपोर्ट किया था इन वार अगेंस्ट जापान। तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो विनिंग साइड थे वो लोग यूएनएससी के मेंबर्स थे, और प्लस चाइना को इन्होंने इंक्लूड किया। बट आज के टाइम पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जर्मनी और रशिया के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, यूएस और जापान के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। जापान तो यूएस का आप कह सकते हो कि एलाई की तरह है। तो अब क्यों ऐसा एक सेपरेशन है कि एक्सिस पावर, एलाइड पावर यूएनएससी के मेंबर हैं, एक्सिस पावर को हम मेंबर नहीं बना सकते? तो ये डिस्टिंक्शन अब हट जाना चाहिए। इंडिया वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन का एक फोर्स है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। किसी कंट्री के अंदर अगर सिविल वॉर हो रहा है या किसी कंट्री के अंदर अगर डिस्प्यूट है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने एक फोर्स क्रिएट किया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। उसका शॉर्ट फॉर्म है यूएन पीकेएफ।
इंडिया उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इंडियन आर्मी के लोग, इंडियन एयरफोर्स के लोग अंगोला में, सूडान में, कोंगो में वहां पे जाके वर्क करते हैं। तो क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, इंडिया के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन भी नहीं है कि किसी कंट्री को लेके इंडिया अग्रेसिव है। तो इंडिया वर्ल्ड में जेन्युइनली पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। हम अपने हिस्ट्री से एक प्राउड फील कर सकते हैं कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री को लेके कभी अग्रेसिव नहीं हुआ, या किसी और कंट्री के टेरिटरी को हमने ऑक्यूपाई नहीं किया। लेकिन जब कोई हमारे टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है तो देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन गोइंग फॉर वार और बैटल। सो ये इंडिया का जो लेगेसी है, पीसफुल लेगेसी, उसको हम यूएनएससी में यूज कर सकते हैं। जापान सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन के बजट का। यूनाइटेड नेशन का 19% बजट जापान कंट्रीब्यूट करता है। जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट है, 12% कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया, जापान, जर्मनी, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूएनएससी में बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। यूएनएससी के जो भी मेंबर्स हैं, से सीरिया के अंदर प्रॉब्लम है, यमन के अंदर प्रॉब्लम है, वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज का इशू है, वर्ल्ड में डिस्प्लेसमेंट का इशू है। तो यूएनएससी के मेंबर ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो फेल हो रहे हैं, और न्यूट्रल मेंबर में ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई इशू आएगा तो चाइना उसको शील्ड करेगा, सऊदी अरेबिया के बारे में कोई इशू आएगा तो उसको यूएस शील्ड करेगा। तो हमें प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, न्यूट्रल मैनर। हमें अपना एजेंडा यूएनएससी में पुश नहीं करना चाहिए। तो अभी जो यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर पुशिंग देयर ओन एजेंडा। तो यूएनएससी के अंदर अगर हम रिफॉर्म करेंगे, इसको ज्यादा ब्रॉड बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो हो सकता है कि वर्ल्ड का प्रॉब्लम हम न्यूट्रल मैनर में सॉल्व कर पाए। तो दिस इज द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट करना, जो बजट वाला है, यूएन बजट। यूएन बजट में जापान जी। यूनाइटेड नेशन का जो टोटल बजट होता है, टोटल एक्सपेंसेस होता है, उसमें जापान सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है 19%, और जर्मनी थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर 12%। सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अराउंड 27-28% कंट्रीब्यूट करता है। तो यूएस तो पार्ट है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, बट जापान, जर्मनी तो नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ देयर दिस मच कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन, why they are not member of UNSC? तो ये एक क्वेश्चन राइज होता है। तो हमें यूएनएससी को इस तरीके से रिफॉर्म करना चाहिए कि जो कंट्री वर्ल्ड में अच्छा काम कर रही है, या यूनाइटेड नेशन में जिनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, तो उनको हमें यूएनएससी का मेंबर बनाना चाहिए। तो ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहता था इसे। जी समझे आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर। या कुछ भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट मीन्स किसी मेंबर को रिमूव करना है, से हमें चाइना को रिमूव करना है, या किसी मेंबर को ऐड करना है, या इसके कंपोजिशन को चेंज करना है। सपोज करो 15 है तो उसको 25 करना है, इसको अमेंडमेंट कहते हैं। सो एनी अमेंडमेंट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके लिए दो कंडीशन चाहिए। आउट ऑफ 193 कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, 129 का तो एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए हमें। दैट इज 2/3 मेजोरिटी ऑफ ओवरऑल मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन। और P5 मेंबर में से कोई अपोजिशन नहीं होना चाहिए, मींस कोई भी P5 मेंबर अपना वीटो यूज ना करे। अब जैसे चाइना को से हमें रिमूव करना है, तो जब ये प्रपोजल यूएनएससी में आएगा, चाइना अपना वीटो यूज करेगा, ये प्रपोजल खत्म हो गया। तो एनी अमेंडमेंट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वायर दिस टू कंडीशन। ये कंडीशन कंपैरेटिवली इजी है अचीव करना, बट दिस थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे P5 मेंबर को कहा जाता है कि दे आर बिग डैडी ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर 5 लोग अभी P5 मेंबर हैं, वो क्यों चाहेंगे कि कोई 6th मेंबर आए और उनकी पावर डाइल्यूट हो? सो दिस आर द 5 बिग डैडी ऑफ द वर्ल्ड। और वो कोई भी ऐसा रिफॉर्म प्रोसेस होता है, उसको वो स्टोन वॉल करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर P5 मेंबर को देखें, तो रशिया है, यूके है, देन फ्रांस है, चाइना है, एंड यूएस है। तो ये 5 कंट्री P5 है।
रशिया, यूके एंड फ्रांस ये हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर आवर ऑल वेदर फ्रेंड, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। रशिया, यूके, फ्रांस, इनके सपोर्ट करने के पीछे का रीजन है ये तीनों कंट्री के पास वर्ल्ड में अभी कुछ मेजर नहीं है। इनका इकोनॉमिक पावर भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, इनका पॉलिटिकल पावर भी वर्ल्ड में डिक्लाइन हो रहा है, जस्ट बिकॉज इनके पास वीटो पावर है। दैट्स व्हाई वर्ल्ड में ये कुछ सुप्रीम पोजीशन कमांड कर पा रहे हैं। तो रशिया, यूके और फ्रांस ये हमेशा सपोर्टिव हैं कि यूएनएससी का एक्सपांशन होना चाहिए, बिकॉज इस कंट्री के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चाइना वो इंडिया को हमेशा अपोज करता है। अपोज इसलिए करता है कि लॉन्ग टर्म में चाइना इंडिया को ऐसे राइवल की तरह देखता है। इंडिया और चाइना नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इंडिया एंड चाइना दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर इन ऑल द स्पीयर। तो चाइना इंडिया को राइवल देखता है और चाइना को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसका पोजीशन वीक हो जाएगा, उसका पोजीशन डाइल्यूट हो जाएगा और एशिया के अंदर दो पावर सेंटर बन जाएगा। अभी एशिया के अंदर एक ही पावर सेंटर है। यूएस कभी हमें सपोर्ट करता है, कभी हमें अपोज करता है। तो यूएस का जो सपोर्ट है वो सीजनल सपोर्ट है, वो सब डिपेंड करता है व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। कभी यूएस हमें सपोर्ट करेगा, कभी यूएस हमें अपोज करेगा। तो चाइना इज द बिगेस्ट चैलेंज, उसके साथ हमें डील करना पड़ेगा। इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इंडिया को अपना फॉरेन पॉलिसी ठीक करना है तो दो कंट्री के साथ हमें बहुत अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, एक पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ, क्योंकि हमारा काफी एनर्जी वेस्ट हो जाता है पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में। पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन रखना कंपैरेटिवली इजी है कंपेयर टू चाइना के साथ अच्छा रिलेशन, बिकॉज ये सब डिपेंड करता है चाइनीज क्या चाहते हैं। क्या चाइनीज गुड रिलेशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? अगर वो नहीं चाहते हैं तो वी कैन नॉट फोर्स ऑन देम। तो यूएनएससी रिफॉर्म के लिए दो कंडीशन चाहिए, एंड फॉर इंडिया ओवरकमिंग चाइना so that China support us P5 मेंबर बनने के लिए, दिस इज द बिगेस्ट हर्डल। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे मे बी हम यूएनएससी का जो पोजीशन है, वो सीट है, वो हमें डिनाई हो जाएगा। नाउ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी कंट्री को इंक्लूड करने के लिए यूएनएससी में? तो अभी तक जो भी हमने किया है उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। सर हेलो। हाँ झलक बोलिए। सर ये P5 कंट्री है सर, ठीक है, वीटो पावर कंट्री। हाँ तो सर उसमें अगर सिक्स्थ मेंबर किसी भी कंट्री को या कुछ आप जैसे सर अफ्रीका से कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, परमानेंट। तो सर ऐसे मतलब अफ्रीका और साउथ अमेरिका, तो सर क्या ये लोग मतलब इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो सकता सर कि इन लोगों को मतलब P5 कंट्री को भी ये वीटो पावर से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? आई थिंक सो वो सारे कंट्री यूनाइट होके भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा सर कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, कैसे कर सकते हैं? मतलब सर मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, बट सर क्या ये डिस्प्यूट मतलब एक लार्ज एरिया पे नहीं हो सकता, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकता सर कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जैसे देखो P5 कंट्री के पास जो है वो पावर है, और ये कंट्री ऐसी नहीं है कि जिनके पास सिर्फ वीटो पावर है, ये वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट एक इकोनॉमिक पावर है ना ये। नहीं सर मैं मतलब युद्ध जैसी बात नहीं कर रहा, पर सर मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी एक कॉन्टिनेंट से किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं दे रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि आप उसमें मेंबर बने रहे हो, तो सर हो सकता है कि वो यूएन से एग्जिट भी कर जाए कुछ कंट्री। हाँ यूएन से एग्जिट भी कर जाए, और वो अभी हो भी रहा है। लेकिन वो कब होगा कि जैसे अब अफ्रीका में कंट्री देखो, साउथ अफ्रीका है, तो क्या साउथ अफ्रीका के पास इतना इकोनॉमिक माइट है कि वो यूएस को चैलेंज कर पाए? तो जब साउथ अफ्रीका के पास इतना इकोनॉमिक माइट आ जाएगा, तब वो यूनाइटेड नेशन से निकल के कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बना दे या किसी नए ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाए। लेकिन अब अभी तो जैसे यूएस का इकोनॉमी जो है वो है शायद $21 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। शायद मैं पूरे अफ्रीका को ऐड कर दूं सबकी इकोनॉमी का,
तो भी यूएस के इकोनॉमी के इक्विवेलेंट होगा। तो जस्ट इमेजिन करो, पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है वो यूएस के इकोनॉमी के इक्विवेलेंट है। यूएस की जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अफ्रीका को चला रही है, तो कैसे अफ्रीका का एक कंट्री चैलेंज कर सकता है? मींस इकोनॉमिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, देन यू कैन चैलेंज देम बिकॉज दे आर नॉट जस्ट वीटो पावर, दे आर पावरफुल कंट्रीज। ओके सर। ओके, कुछ और डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर। या किसी और को कुछ डाउट? Sir, UN and UNSC is the same thing or is different? No, UNSC is a part of United Nations. United Nations is a large group and it has got a different sub part. Say UNSC Peace and Security के लिए UNESCO है, then UNICEF है, World Health Organization है, International Court of Justice है. So they have got a different organization for different function. So United Nations is a large part, you can say. Okay, sir. Thank you, sir. क्या कुछ और डाउट किसी को? सर ये कोई वॉर जैसा कुछ होता है तो वो वॉलेंटरी उसमें इन्वॉल्व होते हैं या फिर अगर कंट्री सपोर्ट मांगती है तभी वो इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, वो तो अब डिपेंड करता है, जैसे वॉर जो हो रहा है उसमें क्या है। सपोज अफगानिस्तान में यूएस ने अटैक किया, ठीक है, तो वहां पे यूके के कुछ फोर्सेस, फ्रांस के फोर्सेस उसको हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो उसके एलाइज हैं, और उनके बीच में एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे किसी भी कंट्री को अगर मिलिट्री कोई थ्रेट आता है हम लोग साथ में मिलकर फाइट करेंगे। तो फाइट करने के लिए जो फोर्सेस है वो तो यूनाइटेड नेशन से अलग है, वो कंट्री अपने हिसाब से अलायंस बना सकता है। सपोज करो इंडिया को चाइना के साथ फाइट करना है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, यूएस का हेल्प ले रहा है, तो वो कंप्लीट ये तीनों कंट्री के बीच में केमिस्ट्री क्या है उस पर डिपेंड करती है। ओके सर, थैंक यू। या कुछ और डाउट किसी को? सर हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था सर, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जब वो सर मेंबर बने होंगे तब सर कुछ ऐसे मतलब स्पेसिफिक रीजंस कुछ रहे होंगे कि यही 5? हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक रीजन था, तो आगे मैंने बताया था ना आपको कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके अंदर 2 ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक एक्सिस पावर, एलाइड पावर। तो एलाइड पावर विनिंग पावर थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए थे। तो जो जीत जाता है वो क्या कहता है कि जो हारने वाले को हमेशा ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से वार हुआ, और जीतने वाला रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करता है। तो जो जीतने वाले थे उन्होंने मिलके यूनाइटेड नेशन बनाया और उन्होंने कहा कि हम अब वर्ल्ड के पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो वर्ल्ड के अब हम एक वॉच डॉग बनेंगे, वॉच डॉग मीन्स वॉचमैन की तरह हम पीस एंड सिक्योरिटी को देखेंगे। और चाइना को उन्होंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि चाइना ने हेल्प किया था ब्रिटेन को और प्लस एशिया के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके सर, कुछ और डाउट किसी को? थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। आई गेस किसी को डाउट नहीं है। तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी कंट्री को अगर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंक्लूड करना है? तो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, देयर शुड बी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। कंट्री अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करता है, और इंडिया यहाँ पे सबसे एडवांटेजियस पोजीशन पे है। इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो आप देखना कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर एथनिसिटी, कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, मेल फीमेल, सारे के सारे लोग वोट करने आते हैं। नो डाउट अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वी आर लाइक ए मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं। बहुत सारे लोग दूसरे इन्फ्लुएंस में भी वोट करते हैं, बट देन ऑल्सो यू कैन से कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो काफी सीक्रेट है, और हम धीरे धीरे ट्राई करते हैं इसको इम्प्रूव करने का। इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, और कहीं पे अगर कुछ सिविल वार जैसा कंडीशन भी है, कम्युनल राइट जैसा कंडीशन भी है, तो हमारे पास जुडिशरी है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, उसको हम टैकल करते हैं। तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, और ये हमने लॉ बना के लोगों को नहीं दिया है, बट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया है कि दिस आर द राइट विच आवर सिटीजन विल गेट।
एंड देयर आर फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड जो ऐसे राइट्स को गारंटी करता है। देन इंडिया के इकोनॉमी का साइज है, बाय 2050 इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, यूएस को भी हम सरपास कर देंगे। और इंडियन इकोनॉमी का जो साइज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर पूरे इंडिया इकोनॉमी को देखें, सो एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8% टू 10% के आसपास अगर हम देखें तो ये पूरा साइज ऑफ इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। देर आर फ्यू एक्सेप्शन जहां पे हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस ग्रोथ इज लाइक यू कैन से वेरी लुक्रेटिव। अभी भी कोरोना वायरस की वजह से जर्मनी के अंदर, यूके के अंदर वहां पे नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने जो डेटा दिया है। बट इंडिया के अंदर अब फिर भी पॉजिटिव फोरकास्ट है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा से 1% से लेके 3% के रेंज में। सो पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो एन गुड साइन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर इंडिया। तो साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी लार्ज भी है, ग्रो भी हो रहा है। इंडिया का मिलिट्री कैपेसिटी मॉडर्नाइज मिलिट्री है, इवन हमारे मिलिट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिक कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है जो हमें दूसरे कंट्री से डिस्टिंग्विश करता है। अगर वर्ल्ड के टॉप 5 मिलिट्रीज मिलें तो इंडिया उसके अंदर भी आता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी, जितना भी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से हम कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी इनिशिएटिव आता है, लाइक जैसे अभी गावी अलायंस बना था वैक्सीनेशन के लिए, उसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। किसी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा चाहिए, उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, वट एवर इज आवर कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूएस और चाइना की तरह हमारा इकोनॉमी है कि हम अनलिमिटेड मनी किसी कंट्री को कमिट करें, बट वट एवर इज आवर कैपेसिटी उसके बियॉन्ड हम कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया के लार्जेस्ट मिलिट्री पर्सनल इन्वॉल्व हैं। इंडिया का रिकॉर्ड है नॉन प्रोलिफरेशन का। हम न्यूक्लियर वेपन इसलिए डेवलप नहीं करते हैं कि हम दूसरे कंट्री को डरा पाए जैसे नॉर्थ कोरिया करता है। हम न्यूक्लियर वेपन या दूसरे वेपन इसलिए डेवलप करते हैं कि इनकेस अगर इंडिया के ऊपर कुछ अटैक होता है या इंडिया के अगेंस्ट कोई रॉन्ग एक्शन लेता है तो उसमें हम एक्शन ले पाएंगे और हम उसको प्रॉपर वे में आंसर कर पाएंगे। तो इंडिया का नॉन प्रोलिफरेशन का हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, और हम वेपन यूज करते हैं किसी को डराने के लिए यूज नहीं करते हैं, बट अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इंडिया का रिकॉर्ड है, जहां पे वर्ल्ड में हम टेररिज्म को स्प्रेड करने में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटी होता भी है तो हम काउंटर करने में हेल्प करते हैं। तो किसी कंट्री को हमें यूएनएससी में इंक्लूड करना है तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और एक्सेप्ट अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को छोड़ दें, बाकी सारी जगह पे जो है वो इंडिया अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंडिया को डिनाई करना यूएनएससी में परमानेंट सीट वो करेक्ट नहीं है। आज के जियो पॉलिटिकल रियलिटी को हम देखें तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो दिस आर द क्राइटेरिया, एक्सेप्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वी आर परफॉर्मिंग इन ऑल द अदर स्फीयर। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपेसिटी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ यूएनएससी को रिफॉर्म करना है तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो पहला चैलेंज आता है यूएनएससी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, किस मेंबर को इंक्लूड करें, किस मेंबर को इंक्लूड नहीं करें। तो ये नया कंपोजिशन क्या होना चाहिए। अभी तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, और क्या 5 परमानेंट मेंबर को और ऐड करें तो वो मेंबर्स कहाँ से आएंगे, एशिया से आएगा, लैटिन अमेरिका से आएगा, अफ्रीका से आएगा, कहाँ से आएगा। तो विच कंट्री टू इंक्लूड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स, ये एक सबसे बड़ा डिलेमा है। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया बनाया गया। पहला, कंट्री डिस्प्लेइंग सम वेट इन वर्ल्ड, जैसे मालदीव्स को, श्रीलंका को आप परमानेंट मेंबर नहीं बना सकते हो क्योंकि छोटी कंट्री है। इंडिया ये सब बना सकते हो, जर्मनी को आप बना सकते हो। तो कंट्री जिसका ग्लोबली कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वेट होना चाहिए, एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसका सम वेट है वर्ल्ड ओवर, should have record of making major contribution to United Nation in form of money, in form of technical support. इंडिया का एक और डिस्टिंक्शन है, वर्ल्ड ओवर जो टेक्निकल टीम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं
या फिर यूनाइटेड नेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो इंडिया सबसे ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोवाइड करता है। अभी आप अगर न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो WHO के अंदर एक चीफ साइंटिस्ट है और उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, वो भी इंडियन है। या फिर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में देखो, वहां पे गीता गोपीनाथ है, शी इज ऑल्सो इंडियन। सो इंडिया बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट, ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO है, IMF है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के एफिलेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिया के टेक्निकल मेंबर्स हैं। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भी लार्जेस्ट मेंबर को सप्लाई करता है और वर्ल्ड में जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया हैज वेट वर्ल्ड ओवर एंड इट हैज रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग मेजर कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। अब 3 इसमें हम कॉन्टिनेंट को देखते हैं। फर्स्ट एशिया है, तो एशिया से इंडिया कहता है कि हमें UNSC का परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। अब इंडिया जब कहता है कि हमें UNSC का परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, तो किस ग्राउंड पे कहता है? तो इंडिया ये कहता है कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, 137 करोड़ पीपल, 90 करोड़ लोग तो इंडिया में वोट करते हैं। 2019 के इलेक्शन में 90 करोड़ लोगों ने वोट किया था और वो जितनी भी P5 कंट्री है, अगर एक्सेप्ट चाइना को हम देखें, उन सबका पॉपुलेशन अगर कंबाइन करते हैं तो उससे ज्यादा है। देन इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इट हैज पोटेंशियल, वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का भी उसके पास पोटेंशियल है। इंडिया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करता है, वर्ल्ड में मैक्सिमम टेक्निकल एक्सपर्ट को कंट्रीब्यूट करता है, हेल्थ में, ट्रेड में, न्यूक्लियर वेपन में, साइबर सिक्योरिटी में, एक्सेट्रा। लेकिन इंडिया को अपोज कौन कर रहे हैं? तो पाकिस्तान इंडिया को अपोज कर रहा है एशिया से। रीजन हिस्टोरिकल रीजन है, ऑब्वियस सा रीजन है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया वर्ल्ड ओवर पे एक पावरफुल कंट्री इमर्ज हो, अदरवाइज उसका कंडीशन वीक हो जाएगा। इंडोनेशिया इंडिया को अपोज करता है। रीजन इंडोनेशिया इंडिया को एक्यूज करता है कि इंडिया के सराउंडिंग रीजन में देखो प्रॉब्लम है। इंडिया का प्रॉब्लम नेपाल के साथ है, इंडिया का प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ है, इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के साथ है, टू सम एक्सटेंड म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ है। तो इंडिया जब श्रीलंका के साथ है, इंडिया जब अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अगर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वर्ल्ड ओवर में कैसे वो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा? तो इसको हमें एक वैलिड क्रिटिसिज्म की तरह देखना चाहिए और हमें सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्री से स्टार्ट करना चाहिए। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे जो भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना चाहिए। दूसरा, इंडोनेशिया इंडिया को एक्यूज करता है कि इंडिया में कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स जो है, डेवलपमेंट इंडिकेटर वो पुअर है। जैसे आप मुस्लिम्स का हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर, एम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर को देखो तो दूसरे कम्युनिटी से कंपैरेटिवली वीक है। इंडिया का काउंटर होता है कि इंडिया ने कभी भी अपने सिटीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर कंसिडरेशन। अगर वो डेवलप नहीं है तो देयर में बी अदर रीजन, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेलिबरेटली ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टिवली वर्क कर रहा है कि उनको भी प्रॉपर वे में डेवलप किया जाए। एंड थर्ड, चाइना इंडिया को अपोज करता है। तो ये 3 कंट्री का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है एशिया में इंडिया को लेके, ताकि इंडिया UNSC में परमानेंट मेंबर ना बने। सो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और चाइना। चाइना मैंने आगे आपको बताया था, चाइना का इनसिक्योरिटी है कि अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बनता है तो उसका पोजीशन एशिया में, वर्ल्ड में वीक हो जाएगा। सेकंड, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहां पे ब्राजील ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इमर्ज हो रहा है। रीजन, बिकॉज ऑफ ब्राजील में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड ब्राजील का रिलेशन विथ अदर कंट्री। लेकिन ब्राजील एक पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशन है, क्योंकि पोर्चुगल का कॉलोनी था ब्राजील, जैसे इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था। तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, ये सब हिस्पैनिक एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं और ये लोग कहते हैं कि कैसे लैटिन अमेरिका एक हिस्पैनिक कॉन्टिनेंट है और उसका रिप्रेजेंटेशन ब्राजील करेगा जो एक पोर्चुगीज स्पीकिंग नेशन है। तो ब्राजील का अपोजिशन लैटिन अमेरिका में होता है बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड, और ये 2 कंट्री उसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं, वन इज अर्जेंटीना, अनदर इज मैक्सिको। थर्ड, अफ्रीका के अंदर
3 कंट्री ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह इमर्ज हो रहा है और तीनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है। एक है इजिप्ट, वो ये कहता है कि मैं वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हूँ, तो मुझे भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना है। नाइजीरिया कहता है कि वो अफ्रीका का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसको बनना चाहिए यूएनएससी का मेंबर। एंड साउथ अफ्रीका कहता है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उसको मेंबर बनना चाहिए। आज के टाइम पे अगर अफ्रीका को हम यूएनएससी में सीट देते भी हैं तो 2 से ज्यादा इसको सीट नहीं मिलेगा बेस्ड ऑन इसका पॉपुलेशन जितना है। एंड 3 कंट्रीज आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्फ कि उनको यूएनएससी का मेंबर बनना है। तो सबसे पहला चैलेंज आता है जब हम रिफॉर्म करने जाते हैं यूएनएससी को, इसका कंपोजिशन क्या रखें, किस कंट्री को इंक्लूड करें, या फिर किसी कंट्री को अगर निकालना है जो अभी P5 कंट्रीज में है उसको हमें निकालना है तो किसको निकालें। तो ये एक सबसे पहला चैलेंज है। इंडिया along with 3 अदर कंट्री उन्होंने एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग बनाया है जिसका नाम है G4 नेशन। इसके अंदर 4 कंट्रीज है, दैट इज इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी। ये लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपांशन होना चाहिए, हम चारों को उसमें मेंबर बनना चाहिए। बट ग्लोबली इनका अपोजिशन क्यों हो रहा है कि इंडिया का अपोजिशन तो चाइना पाकिस्तान कर रहा है, जापान का अपोजिशन भी चाइना कर रहा है क्योंकि जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, और जापान को कहा जाता है कि वो एक न्यूट्रल कंट्री नहीं है, वो यूएस के शैडो में वर्क करता है। तो अगर जापान यूएनएससी का मेंबर बनता है तो यूएस का पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सबको आप यूएस के एलाई कंसिडर करो। ब्राजील को उसी के कॉन्टिनेंट में लोग अपोज करते हैं, अर्जेंटीना, मैक्सिको। और जर्मनी का अपोजिशन होता है कि ऑलरेडी यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेटेड है। मैंने आगे आपको बताया था कि 5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन यूरोप के अंदर है, बट 33% सीट है उनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ऑलरेडी दे आर ओवर रिप्रेजेंटेटेड। तो जर्मनी को इंक्लूड करेंगे तो और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा। सो इंडिया अलोंग विथ दिस 3 कंट्री ये लोग लॉबी कर रहे हैं ताकि यूएनएससी के अंदर इनको मेंबर बनाया जाए। तो पहला चैलेंज है कंपोजिशन। दूसरा चैलेंज आता है साइज क्या रखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अभी 5 मेंबर हैं परमानेंट, देन ऑल्सो वो किसी भी इशू के ऊपर या मोस्ट ऑफ द इशू के ऊपर एक कॉमन ओपिनियन फ्रेम नहीं करते हैं। तो अगर हम इसमें ज्यादा मेंबर्स को इंक्लूड करें, 15-20 मेंबर को इंक्लूड करें, तो इसका साइज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड देन बहुत डिफिकल्ट होगा कंसेंसस बिल्ड करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए जो प्रॉपर वे में फंक्शन ना कर पाए, इफेक्टिव डिसीजन ना ले पाए। तो इसका साइज क्या रखना चाहिए, 5 से इंक्रीज करके 10 करें, 15 करें, कितना हम साइज रखें, वो एक चैलेंज है हमारे पास। थर्ड चैलेंज है जो नए मेंबर आते हैं क्या उनको वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वीटो पावर को हम देखते हैं अभी तक कंट्री ने कैसे उसको यूज किया है, उसको ऐसे रोड ब्लॉक की तरह यूज किया है वीटो पावर को कंट्रीज ने। तो एबोलिशन ऑफ वीटो को ऑल टुगेदर हम कर दें, या जो नए मेंबर हैं उनको वीटो पावर ना दें, जो पुराने मेंबर हैं उनके पास ही वीटो पावर रहे, या वीटो पावर हम वॉलेंटरली 10 ईयर के लिए दें हम कंट्रीज को, या वीटो पावर रोटेशनल रखें। जैसे 2020 में चाइना के पास वीटो पावर है, 2021 में यूएस के पास वीटो पावर हुआ। तो वीटो पावर किसको दें किसको नहीं दें, या वीटो पावर निकाल दें या वॉलंटरी रखें, रोटेशनल रखें, ये थर्ड चैलेंज आता है। तो यूएनएससी में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो ये 3 चैलेंज को हम एनकाउंटर करते हैं। फर्स्ट, व्हाट शुड बी द कंपोजिशन ऑफ यूएनएससी। सेकंड चैलेंज, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ यूएनएससी। एंड थर्ड चैलेंज, वेदर new member should be given veto power or veto power should be scrapped all together। तो ये चैलेंज रिफॉर्म में हम फेस करते हैं। नाउ अगर हम रिफॉर्म नहीं करते हैं यूएनएससी में तो क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट ये होगा कि यूएनएससी का क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगा। जैसे आज यूएनएससी में वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमने बनाया था, बट ये वर्ल्ड में अगर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता,
पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट नहीं कर पाता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेल कब होता है, जब वो अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाता। तो पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाता तो उसका रहने का क्या फायदा है। तो यूनाइटेड नेशन के क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होगा, ये एक अनरिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा कि से फ्रांस लेस देन वर्ल्ड का 1% पॉपुलेशन है, इंडिया वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, तो फ्रांस डिसीजन लेगा इंडिया के बिहाफ पे। तो कैसे एक कंट्री जो वर्ल्ड के 1% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड के 17% पॉपुलेशन के फेट को डिसाइड करेगा। तो ये तो अनरिप्रेजेंटेटिव हो गया, इलेजिटिमेट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो भी डिसीजन होगा लोग इसको मानेंगे ही नहीं। इंडिया कहेगा कि नहीं, मैं यूएनएससी के डिसीजन को नहीं मानने वाला। तो फिर हम क्या करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सस्टेन करता है जब तक आप उसको रेस्पेक्ट करो, जब तक आप उसको लेजिटिमेट कंसिडर करो। सेम पुलिस रोड पे है और पुलिस मॉब को रोक रही है कि आपको ये गलत काम नहीं करना है, हम पुलिस को रेस्पेक्ट करते हैं, पुलिस पे हमारा ट्रस्ट है, तो हम पुलिस की बातों को मानेंगे और तब तक पुलिस का क्रेडिबिलिटी रहेगा। लेकिन जिस दिन हम पुलिस की बात नहीं मानने लगेंगे, से 10,000 का क्राउड है और वहां पे 10 पुलिसमैन है मैनेज करने के लिए, इजीली पुलिसमैन को पास करके हम आगे निकल जाएंगे। तो जितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्रेडिबिलिटी होगा, उतना ही इसके डिसीजन को लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। और यूएनएससी को अगर एक्सपांड नहीं करते हैं तो इसके अंदर एक कंसेंसस नहीं बन पाएगा। लाइक इंडिया रिलेटेड कोई डिसीजन यूएनएससी में आ रहा है और इंडिया यूएनएससी का मेंबर नहीं है, तो फ्रांस, रशिया, चाइना, यूएस, ब्रिटेन, ये लोग जो डिसीजन लेंगे वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे कि उनको इससे फायदा क्या होगा, बट वो डिसीजन इस हिसाब से नहीं लेंगे कि इंडिया को इससे क्या फायदा हो रहा है। तो कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाएगा, ग्लोबल प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो देयर विल बी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज ऐसे ही परसिस्ट करेगा। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है, वो अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो नए ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होते हैं। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 अभी काफी अच्छा वर्क कर रहा है इकोनॉमिक स्फीयर पे, पॉलिटिकल स्फीयर पे और कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। तो वैसे ही न्यू ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो जाएंगे फ्यूचर में। तो हमें तुरंत रिफॉर्म करना चाहिए तो सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो। नाउ इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि यूएनएससी में रिफॉर्म हो। और तो इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म हो और इंडिया को उसका मेंबर बनाया जाए। हमें ये देखना चाहिए कि यूएनएससी के अंदर कुछ भी चेंजेस होगा, उसके लिए सबसे पहला कंडीशन हमें 129 वोट चाहिए। 129 वोट आउट ऑफ 193 कंट्री वर्ल्ड में। तो हमें उस ग्रुप को टारगेट करना चाहिए जिस ग्रुप के पास ज्यादा वोट है। लाइक अफ्रीकन यूनियन, ये अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुपिंग है और उसके पास 54 वोट है, 54 इसके मेंबर्स हैं। तो हमें 54 वोट मिल सकता है अफ्रीकन यूनियन से। देन एशियन कंट्रीज है, उसके पास 10 वोट है, तो हमें उनको टारगेट करना चाहिए। देन यूरोपियन यूनियन है, इनके पास 27 वोट है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इनके पास 6 वोट है। तो हमें कर ऐसे ग्रुप को टारगेट करना चाहिए जिनके पास ज्यादा वोट है, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, उनके साथ ट्रेडिंग करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट एक्टिविटी में उनको हमें हेल्प करना चाहिए। So first we should have good relation with African Union and other grouping which has more vote. Second, हमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिफॉर्म करना चाहिए। यूएनजीए क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो वर्ल्ड ओवर पे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्ल्ड के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये वर्ल्ड का पार्लियामेंट की तरह है। और इसका एक बेस्ट पार्ट ये है कि सारे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके पास 1 वोट है, यहाँ किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स के पास वीटो पावर है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रपोजल को ब्लॉक कर सकते हैं।
बट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए सबके पास एक वोट है, से मालदीव्स के पास भी एक वोट है, इंडिया के पास भी एक वोट है, चाइना के पास भी एक वोट है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल को यूएनजीए में इंट्रोड्यूस करना चाहिए और ग्लोबली डिफरेंट कंट्री का सपोर्ट लेना चाहिए। और हमें ये बताना चाहिए कि देखो इंडिया ने 160 कंट्री का सपोर्ट ले लिया सीरिया में सिविल वार को रोकने के लिए या अफगानिस्तान में गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो वर्ल्ड में एक हमारा अच्छा इमेज जाएगा और ऐसा लगेगा कि नहीं, इंडिया वर्ल्ड के प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा है इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो हमें यूएनएससी में जाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर रिफॉर्म करना चाहिए और इसको एक ग्लोबल लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह हमें बनाना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन के एजेंडा को आगे लेके जाए। यूनेस्को को हमें रिफॉर्म करना चाहिए, डेट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड बॉडी बनाए। जैसे मालदीव्स को कल्चर बनाने के लिए, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए वहां पे हम पैसे दें, अफगानिस्तान को हम पैसे दें, तो इसको एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। हमें जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO, इसके अंदर रिफॉर्म करने के लिए एग्रेसिव रहना चाहिए, क्योंकि पहले हमें इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, वहां पे अपना फुट ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनएससी में जाना चाहिए। वर्ल्ड के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, सूडान है या से नाइजीरिया है, यमन है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, वहां पे इंडिया को अच्छे से वर्क करना चाहिए, मे बी डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, या दो ग्रुप के बीच में डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को हमें सॉल्व करना चाहिए। और इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज का इंडिया के ऊपर ट्रस्ट आएगा कि जैसे यूएस है, चाइना है, वो तो अपने फायदे के लिए वर्क करते हैं, बट इंडिया जेन्युइनली इस कंट्री में इंटरेस्टेड है। एग्जांपल इसका मैं बताऊं, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का गुडविल बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान को लेके हेट्रेड है, क्योंकि यूएस को लेके हेट्रेड है, बिकॉज यूएस को वो रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं अपने सारी प्रॉब्लम के लिए, और चाइना को लेके वो सस्पिशियस है। उनको लगता है कि चाइना अफगानिस्तान में इसलिए आ रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाएगा, बट इंडिया को लेके बहुत ही पॉजिटिव इमेज है, बिकॉज हम वहां पे पार्लियामेंट डेवलप कर रहे हैं, पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना चाहिए। इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है और क्यों इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे टॉन्ट किया जाता है कि आपके कंट्री में खुद प्रॉब्लम है, आपके खुद कंट्री में चैलेंजेस है, और फिर आप कहते हो कि नहीं, आप यूएनएससी का आपको मेंबर बनना है, वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एक कश्मीर का इशू है। कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान को लेकर डिस्प्यूट है, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में देखें तो इंडिया और चाइना को लेकर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पे बहुत सारा सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हैं तो वो लोग, वहां के जो लोकल्स हैं, उनको उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता। सिक्योरिटी रीजन है, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पे हो रहा है या इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, तो जिसके वजह से इंटरनेट वहां पे डाउन है, या फिर लोगों के फ्री मूवमेंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है डेवलपमेंट में। जैसे इमेजिन करो कि आप 2 महीने 3 महीने से अपने घर में लॉक थे, तो आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आता होगा कि यार मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे जो भी काम करना है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में लॉकडाउन फ्रॉम लास्ट 50-60 ईयर्स अकर हो रहा है, नॉट ऑफ दिस इंटेंसिटी बट अदर इंटेंसिटी। तो कश्मीर इशू का हमें एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके, चाइना के साथ कोलैबोरेट करके जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करें, और कश्मीर में डेवलपमेंट एक्टिविटी को कैरी ऑन करें, लोगों को प्रॉपर फ्रीडम दें। दूसरा, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, बट इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट आप न्यूक्लियर वेपन को पीसफुल पर्पस के लिए यूज करोगे, आप इसको वार में यूज नहीं करोगे। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने ऐसा कहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम किसी कंट्री के अगेंस्ट पहले न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, बट अगर कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट यूज करता है
यस हम रिटेलिएशन में उसको यूज करेंगे। तो इंडिया ने ग्लोबली एक कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, इसको लेके भी इंडिया को एक्यूज किया जाता है। बट इंडिया का आप हिस्ट्री देखो, 1971 में हमारे पास न्यूक्लियर वेपन आ गया था, तब से हमने किसी भी कंट्री के अगेंस्ट ना तो यूज किया है और ना तो हमने किसी कंट्री को कहा है कि हम यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे अगेंस्ट यूज करता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करने के अलावा। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और ग्लोबली एक बहुत सिग्निफिकेंट पावर है, एक एस्पायरिंग सुपर पावर है चाइना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमें सॉल्व करना चाहिए चाइना के साथ। इंडिया का इकोनॉमी तो डेवलप हो रहा है बट पर कैपिटा इनकम में स्टिल वी आर लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। इंडिया का टोटल जीडीपी को मैं डिवाइड करता हूं इंडिया के टोटल पॉपुलेशन से और दिस विल बी पर कैपिटा इनकम। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और इंडिया के अंदर जगह जगह पे इंसर्जेंसी है। तो 3 जगह पे इंडिया में मेजरली इंसर्जेंसी मीन्स कोई आउटसाइडर इंडिया में आके सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो इंडिया में 3 जगह पे है, एक जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरा सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में है जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है जिसको नक्सलाइट कहते हैं, एंड थर्ड कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो ये इंसर्जेंसी इंडिया में है। तो हमें सबसे पहले डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तभी तो हम ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। से यू आर नॉट हेल्दी तो आप एक अच्छे डॉक्टर कैसे बन पाओगे? तो सेम वे इफ यू हैव डोमेस्टिक प्रॉब्लम देन हाउ कैन यू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चैलेंज कुछ इंडिया फेस कर रहा है और हमें तुरंत इसके ऊपर वर्क करके और इस चैलेंजेस को एलिमिनेट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूएनएससी रिफॉर्म। तो आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं।